गुड मॉर्निंग। विवेकानंद शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय नाडा चरणवास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे रे ऑप्टिक्स की, किरण प्रकाश। उसमें हमने देखा था कि प्रकाश क्या है, परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम थे, उनको हमने एक एक करके दोनों को भर लिया था। उसके बाद में हमने देखा था कि मिरर क्या है, मिरर कितने प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। बाद में देखा था कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से एक कांच की पट्टिका दर्पण की भांति व्यवहार करने लग जाती है। आज हम चर्चा करेंगे फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के मध्य संबंध की। फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि क्या रिलेशन होता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के मध्य। इसके लिए हम एक छोटे द्वारक का, यह आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये बड़ा दिखाई दे रहा है, समझने के लिए हम इसे बड़ा बना रहे हैं, लेकिन इसका जो द्वारक है M1 M2 द्वारक का ही कोई अवतल दर्पण है। ये M1 M2 जो दर्पण है, इसका द्वारक क्या है, छोटा है। ये क्या है, ध्रुव P है। ये है इसका वक्रता केंद्र, ध्रुव P और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली ये रेखा क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गई। ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है इस दर्पण पर, आपतन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। हमने कहा था कि कोई प्रकाश की किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर किसी दर्पण पर आपतित होती है तो आपतन के पश्चात वह मुख्य अक्ष की जिस बिंदु से निकलती है उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। आगे हम प्रतिबिंब निर्माण के कोई दो जो परावर्तित किरणें हैं ना, वो आपस में मिलती है, वहीं क्या होता है, प्रतिबिंब निर्माण होता है। तो उसके हम नियम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम किरणों को इस दर्पण पर आपतित करें जिसे वह की दर से परावर्तित हो। हम यहाँ आपतित कर तो नहीं सकते, केवल हम डायग्राम ही बना सकते हैं। तो हमें कैसे पता कि कोई प्रकाश की किरण यहाँ आई तो वो जाएगी कहाँ। उसके लिए हम चार नियम पढ़ेंगे अलग से कि कोई यहाँ आएगी, इसके समांतर यदि कोई आपतित होगी तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से होकर गुजर जाएगी। ये हो गया पहला नियम जो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये कोई प्रकाश की किरण यहाँ आपतित हुई, इस बिंदु को मैं A नाम दे देता हूँ। प्रकाश की किरण यहाँ आपतित हुई, आपतन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर चली गई। मैं एक अभिलंब डालता हूँ, ये मैंने एक अभिलंब डाल दिया, ये अभिलंब किधर से होकर गुजर रहा है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरे रहा है। ये कोण आई है, ये कोण क्या है, R है। कोण I बराबर क्या है, कोण R है, जिसे मैं
क्या मान लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ। आपको पता होगा कि दो समांतर रेखाओं को काटती है कोई रेखा तो वहां एक जेड आकृति बनती है, जेड आकृति बन रही है। ये कोण आई है तो ये कोण भी क्या होगा, आई ही होगा। समझ में आया कि ये कोण आई है तो ये कोण भी क्या होगा, आई होगा। भाई ये प्रकाश की किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, दोनों किरणें समांतर हैं, इनको ये कोई एक तिर्यक रेखा काट दी जो क्या है, अभिलंब है। तो यहाँ एक जेड की आकृति बन रही है, इसमें ये कोण और ये कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये कोण भी कितना होगा, कोण आई के बराबर ही होगा। इसमें लिख लो कोई प्रकाश की किरण M1 M2 द्वारक के अवतल दर्पण पर आपतित होती है आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, इसलिए परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। ये आपतित किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर है, तो आपतन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर परावर्तित हो जाएगी। यहां तक समझ में आ गया। यहां हमने केवल ये किरण के बारे में बताया है। ये कोण आई बराबर कोण आर है, इसका कारण क्या है, परावर्तन के नियम से है। कोण आई बराबर कोण आर परावर्तन के नियम से है। आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। ये हमने देखा था रे। इसके पश्चात ये जो कोण है ना, उस कोण का मान इस कोण के मान के बराबर है। ये वाले कोण का मान इस कोण के मान की क्या है, बराबर है। दो समांतर रेखाएं हैं, उनको ये कोई तिर्यक रेखा काट रही है, जेड की आकृति बन रही है। चूंकि कोण मैं इसे है ना वो बी और नाम दे देता हूँ, इसे बी और नाम दे देता हूँ, फिर भी वो प्रकाश की किरण डाल रहा हूँ मैं। चूंकि कोण BAC बराबर है किसके, कोण ACF। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। ये हमने क्या माना, कोण आई माना। हमने कह दिया कि कोण आई किसके बराबर है, थीटा के बराबर है, तो मैं इसे थीटा के बराबर दे देता हूं रे। ये कोण इस कोण के बराबर था। क्या कोई हमें बता सकता है क्या रे कि कोण CAF और कोण ACF भी आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे? कोण CAF
और कोण ACF, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे क्या? हाँ बराबर होंगे, क्योंकि आपने कह दिया कि कोण I बराबर क्या है? कोण R है। अरे कोण I बराबर कोण R है और ये वाला I है, जितना ही कोण क्या है ये है, तो ये I इस R के तुल्य हो जाएगा, तो ये कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे ना। इसी प्रकार कोण ACF बराबर होगा कोण CAF के, कितना होगा? थीटा होगा, क्योंकि हमने मान लिया कि कोण I बराबर कोण R है, जो किसके बराबर है? थीटा के बराबर है। ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना, त्रिभुज ACF जिसके दो कोण बराबर हैं, तो क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अरे यदि त्रिभुज समद्विबाहु है तो इसकी दो भुजाएं भी क्या होगी? बराबर होगी। त्रिभुज ACF से कोण ACF बराबर है कोण CAF के, आता है त्रिभुज समद्विबाहु है, त्रिभुज समद्विबाहु है तो इसकी दो भुजाएं भी क्या होगी? बराबर होगी। इसलिए CF बराबर होगी किसके? AF के। CF किसके बराबर होगी? AF के। CF किसके बराबर हो रही है? AF के रहे। यदि द्वारक छोटा हो तो ये जो बिंदु A है ना, वो बिंदु इस P के क्या होगा? समीप होगा। यदि इसका द्वारक छोटा है, ये इतना सा ही है, इसका द्वारक इतना सा ही है, तो ये बिंदु यहाँ P होगा और यहाँ क्या होगा? A होगा। तो दोनों आपस में क्या होंगे? पास पास होंगे। यदि द्वारक छोटा हो तो बिंदु A P के पास होगा। बिंदु यदि A इस P के पास होगा, यदि ये यहाँ होगा, हमने कहा था कि द्वारक छोटा है, लेकिन समझने के लिए हमने इस द्वारक को बड़ा बनाया है, लेकिन है एक्चुअल में द्वारक छोटा, तो ये बिंदु यहाँ से होगा, इस P के पास होगा। अरे यदि ये बिंदु P के पास होगा तो ये जो AF है वो किसके बराबर होगी? PF के बराबर होगी। इसलिए AF लगभग बराबर होगी PF की। AF लगभग बराबर होगी किसके? PF के। ये होगी। अब ये जो PC है वो किस किस के बराबर है? CF प्लस PF के। अतः PC बराबर होगी CF प्लस PF। CF प्लस PF, यहां आपको ये CF किसके बराबर दिखाई दे रहा है? AF के बराबर दिखाई दे रहा है, तो ये AF बराबर PF हो गया, तो ये PF किसके बराबर भी होगा? CF के बराबर भी होगा। तो मैं PC बराबर क्या लिख सकता हूं? 2PF लिख सकता हूं। PC क्या है? PC क्या है? वक्रता त्रिज्या है। PF क्या है? फोकस दूरी है। तो मैं इस PC की जगह R लिख दूं और PF की जगह क्या लिख दूं? F लिख दूं। तो R बराबर क्या आ गया? 2F आ गया, या F बराबर
यहां से ये सिद्ध हो गया कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात मुख्य फोकस वक्रता त्रिज्या के मध्य में उपस्थित होता है। मुख्य फोकस कहाँ उपस्थित होता है? वक्रता त्रिज्या के मध्य में उपस्थित होता है। एक बार दोबारा देख लो यदि समझ में न आया हो तो। हमने ये M1 M2 द्वारक का कोई अवतल दर्पण लिया, इस दर्पण पर ये कोई प्रकाश की किरण AB मुख्य अक्ष के समांतर आपतित की, तो आपतन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर चली गई। ये हमने इतना यहाँ लिख दिया। परावर्तन के नियम से कोण I बराबर क्या है? कोण R है, जिसे हमने थीटा के बराबर मान लिया। कोण I बराबर कोण R है, जिसे हमने थीटा के बराबर मान लिया। अब ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनको आपस में एक तिर्यक रेखा काट रही है। ये Z की आकृति बढ़ रही है। ये क्या होंगे? एकांतर कोण हो गए। ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। हमने बराबर लिख दिया। ये वाला कोण ACF और कोण CAF भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि हमें पता है कोण I बराबर कोण R है और कोण ACF का मान हमें पता है कि I के बराबर ही है। तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो गए। अरे ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो ये जो त्रिभुज है ना, त्रिभुज ACF, ये क्या हो गया? समद्विबाहु हो गया। हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं भी क्या होती है? बराबर होती है। तो भुजा CF बराबर हो गई AF हो गई। CF बराबर क्या हो गई? AF हो गई। आपको हमने कहा था कि इस जो द्वारक है इस दर्पण का, वो हम छोटा ले रहे हैं। यदि द्वारक छोटा है तो ये जो बिंदु A है वो इस बिंदु P की क्या है? समीप है। यदि ये बिंदु इस P के समीप है तो AF बराबर हो जाएगा PF के। AF बराबर हो गया PF के, तो ये PF भी किसके बराबर हो गया? CF के बराबर हो गया। हमें पता है PC बराबर क्या है? CF प्लस PF। CF प्लस PF, ये CF किसके बराबर है? PF के। तो हमने क्या लिख दिया? 2PF लिख दिया। हमें PF का मान पता है कितना है? F है। और PC का मान क्या है? R है। वक्रता त्रिज्या है। इनके मध्य संबंध आ गया R बराबर 2F या F बराबर R/2। ये हो गई रे फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के मध्य संबंध। इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी आ सकता है, इस पर आधारित डेरिवेशन भी आ सकती है कि सिद्ध करो कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, प्रतिबिंब निर्माण से संबंधित कुछ नहीं। हम किस प्रकार से एक प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं उस पर आधारित नियम है कि कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होगी तो आपतन के पश्चात वो जाएगी किधर, जिससे हम प्रतिबिंब का निर्माण कर सकें। तो पहला लिखो, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो
पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। उत्तल और अवतल दोनों के लिए ही यही होगा कि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। अवतल दर्पण में तो वास्तव में गुजर जाएगी और उत्तल दर्पण में हमें गुजरती हुई प्रतीत होगी रहे। जैसे ये क्या है, अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये प्रकाश की किरण आई और ये मुख्य फोकस से होकर चली गई। ये अवतल दर्पण की बात होगी। उत्तल दर्पण में भी ऐसा ही होगा। उत्तल दर्पण में प्रतीत होगी क्योंकि इसका केंद्र कहाँ है, यहाँ है, तो फोकस मुख्य फोकस भी कहाँ होगा, यहाँ होगा। ये प्रकाश की किरण आएगी और ये चली जाएगी। इस मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होगी। दूसरा नियम है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आती है तो आपतन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसका जस्ट उल्टा है। ये क्या है, कोई अवतल दर्पण है, ये इसका वक्रता केंद्र है, ये मुख्य फोकस है। कोई प्रकाश की किरण इस मुख्य फोकस से होकर आती है तो आपतन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसी प्रकार हम उत्तल दर्पण के लिए करेंगे। उत्तल दर्पण में क्या होगी, प्रतीत होगी। ये कोई प्रकाश की किरण है, कोई इस मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत हो रही है तो आपतन के पश्चात इस मुख्य अक्ष की समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम है, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है तो आपतन के पश्चात पुनः उसी पथ से परावर्तित हो जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात उसी पथ से वापस चली जाती है, अर्थात वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाती है। जैसे ये कोई प्रकाश की किरण इस वक्रता केंद्र से होकर आपतित हो रही है, यहाँ टकराई, परावर्तन हुआ, वापस इसी पथ से वापस चली जाएगी। इसी प्रकार की उत्तल दर्पण के लिए हो जाएगा। उत्तल दर्पण में प्रतीत होती है, उत्तल दर्पण में होता कुछ नहीं है, बस प्रतीत होता है कि आ रही है। ये कोई प्रकाश की किरण है, वो इस
वो इस वक्रता केंद्र से होकर आती हुई प्रतीत हो रही है। परावर्तन के पश्चात डरी वापस चली जाएगी। और चौथा नियम लिख लो, जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो जितने कोण से आपतित होगी उतने ही कोण से परावर्तित हो जाएगी। जैसे ये अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण का ये ध्रुव है, ये मुख्य अक्ष है, ये वक्रता केंद्र है। यहाँ यदि ये थीटा कोण से आपतित हो रही है तो परावर्तित भी थीटा कोण से ही हो जाएगी। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। इसी प्रकार ये उत्तल के लिए कर दो रे, यहाँ ये प्रतीत थोड़ी होगी, यहाँ तो ये अपने आप चली जाएगी रे। जितने कोण से आई उतने कोण से ही वापस चली गई। ये हो गए प्रतिबिंब निर्माण से संबंधित कुछ नहीं। अब आप प्रतिबिंब बनाओगे ना, प्रतिबिंब बनाओगे तो इनमें से कोई दो नियम प्रयुक्त कर लेना और प्रतिबिंब बना लेना। ये दोनों कर लेना, ये दोनों कर लेना, ये दोनों कर लेना, चाहे ये दोनों कर लेना, ये दोनों कर लेना। कोई से भी दो नियम प्रयुक्त करके आप प्रतिबिंब निर्माण कर सकते हो। बस करना आपको है, प्रतिबिंब आपको बनाने हैं, तो जो आपको सहूलियत लगे वो नियम प्रयुक्त कर सकते हो। नियम पूछता कोई नहीं है, आज तक किसी एग्जाम में नहीं पूछे गए, लेकिन प्रतिबिंब बना सकता है। आपने 10th क्लास में बहुत सारे प्रतिबिंब बनाए होंगे, वहां प्रतिबिंब निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन यहाँ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना 10th क्लास में था। लेकिन पूछने वाले का क्या कुछ भी पूछ सकता है, तो इनको भी अच्छे से देखना। पहला है समांतर आएगी तो मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरा है मुख्य फोकस से होकर आएगी तो इसकी समांतर चली जाएगी। तीसरा है वक्रता केंद्र से आएगी तो वापस भी वक्रता केंद्र से ही चली जाएगी। चौथा है जितने कोण से आएगी उतने कोण से वापस चली जाएगी। बस लिखने में बहुत बड़े हैं लेकिन समझने में बहुत ही छोटे हैं। समझ में आ गए तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इनको बार बार समझना इंपॉर्टेंट है। समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके डायग्राम से समझ में आ जाएगा। आगे हम प्रतिबिंब भी बनाएंगे, किस प्रकार से होता दर्पण में कोई वस्तु कहाँ रखी हो, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा, इनकी चर्चा ना हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब हम थोड़ी सी चिन्ह परिपाटी इसमें मैं लिखाऊंगा कुछ भी नहीं, केवल समझाऊंगा, क्योंकि ये आपको पूछेगा नहीं कि मैं इधर क्या रखूं, धनात्मक चिन्ह रखूं या ऋणात्मक चिन्ह रखूं। केवल समझना है। चाहे दर्पण कैसा भी हो, अवतल हो या उत्तल हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चिन्ह दर्पण पर डिपेंड नहीं करते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि यदि ये दर्पण है तो इसके लिए बनेगा किधर, और वो बनेगा किधर, वो तो प्रतिबिंब नियम है प्रतिबिंब निर्माण के, उनसे आप आसानी से बता सकते हैं। हम वस्तु को हमेशा इस तरह रखिए,
अर्थात बिंब। चाहे दर्पण उत्तल हो अवतल हो, वस्तु हम सामान्यतः इसी साइड में रखते हैं। यदि जो दूरी मापते हैं वो दूरी हमेशा दूरत्व से मापते हैं। यदि आप दूरी बिंब की ओर माप रहे हो, दूरी इधर माप रहे हो तो ऋणात्मक चिन्ह प्रयुक्त करते हैं। यदि बिंब से दूर अर्थात इस साइड माप रहे हो तो धनात्मक चिन्ह प्रयुक्त करते हैं। बिंब की ओर ऋणात्मक चिन्ह, दूर धनात्मक चिन्ह। इसी प्रकार इसमें होगा, बिंब की ओर ऋणात्मक चिन्ह और बिंब से दूर धनात्मक चिन्ह को प्रयुक्त किया जाता है। यह तो होगी दूरी की बात। इसके इधर मापेंगे तो दूरी ऋणात्मक होगी, इसके इधर जाएंगे तो दूरी धनात्मक होगी, इतना ध्यान रखना। इसमें भी यदि इधर है कोई, इधर दूरी माप रहे हैं ऋणात्मक, इधर दूरी माप रहे हैं धनात्मक, ध्यान रखना। यदि मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई दूरी है तो दूरी धनात्मक होगी, नीचे की ओर मापी गई दूरी है तो दूरी ऋणात्मक होगी। वैसा ही इसमें होगा, ऊपर की ओर मापी गई दूरी धनात्मक होगी, नीचे की ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होगी। अर्थात जैसे ये बिंब है, इस बिंब की ऊंचाई मुख्य अक्ष के ऊपर है तो बिंब की ऊंचाई में धनात्मक चिन्ह के साथ प्रयुक्त करूंगा। यदि मान लो इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, तो चिन्ह कौन सा प्रयुक्त करूंगा? ऋणात्मक चिन्ह प्रयुक्त करूंगा। इतना ध्यान रखना। दर्पण रखा है, इसके इस साइड में जो दूरियां मापेंगे ऋणात्मक चिन्ह प्रयुक्त करेंगे, इस साइड मापेंगे धनात्मक चिन्ह प्रयुक्त करेंगे। मुख्य अक्ष के ऊपर जाओगे धनात्मक लेके जाओगे, नीचे आओगे ऋणात्मक लेकर आओगे। बस इतना ध्यान रखना। बाकी इसको लिखना नहीं है कि बिंब की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है तथा दूर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है ना, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें ध्यान रखना है कि कौन सा चिन्ह कहाँ प्रयुक्त किया जाएगा। और ये धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है। यदि आप इन चिन्हों का प्रयोग नहीं करोगे तो आपका न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल गलत होने के चांस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ये होगी चिन्ह परिपाटी की बात। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो है दर्पण सूत्र। 10th क्लास में आपने दर्पण सूत्र केवल लिखा था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/v, लेकिन आया कैसे उसकी चर्चा आज की इस क्लास में करेंगे, जिसे दुनिया दर्पण समीकरण के नाम से भी जानती है, उसे दर्पण सूत्र भी कहते हैं। उसे फोकस दूरी एवं बिंब दूरी एवं प्रतिबिंब दूरी के मध्य संबंध भी कहते हैं। नाम अनेक हैं लेकिन सभी का मतलब एक ही है। कुल मिलाकर सभी बात कर रहे हैं इस दर्पण समीकरण की। तो देखो इसमें में एक अवतल दर्पण, उत्तल लोगे तो भी बात वही होगी, अवतल ले रहे हो तो भी बात वही है, उसमें प्रतीत करा देना और इसमें एक्चुअल में होती है। ये है इसका ध्रुव, ये है वक्रता केंद्र, इसके मध्य में है मुख्य फोकस, ये है मुख्य अक्ष। हम ये कोई ले रहे हैं वस्तु, ये वस्तु ले रहे हैं अर्थात बिंब ले रहे हैं AB
ये दर्पण ले लिया M1 M2 द्वारा का कोई दर्पण है, अवतल दर्पण। यहां ये कोई बिंब रखा हुआ है, बिंब और ध्रुव के मध्य की दूरी कहलाती है बिंब दूरी। प्रतिबिंब और ध्रुव के मध्य की दूरी कहलाती है प्रतिबिंब दूरी। ये मैंने AB कोई बिंब ले लिया। इस AB बिंब में इस AB बिंदु से कोई प्रकाश की किरण है, वो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। समांतर आपतित हो रही है तो आपतन के पश्चात किधर से चली जाएगी रे? मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। ये हमने आपको बता दिया पहले। ये जिस बिंदु पर यहां आई इसे मैं M नाम दे देता हूं। इसी प्रकार दूसरी किरण है वो वक्रता के अंदर से होकर आ रही है। कहां से? वक्रता के अंदर से होकर आ रही है। तो वक्रता के अंदर से होकर आएगी तो वो वापस भी वक्रता के अंदर से होकर ही जाएगी। इसे मैं N बिंदु नाम दे देता हूं। जिस बिंदु पर ये प्रकाश किरणें टकरा रही है ना, उसे M व N नाम दे देता हूं। अब ये दोनों जो परावर्तित किरणें हैं वो जिस बिंदु पर मिल रही है ना, उस बिंदु पर क्या बनेगा? बिंब बनेगा। B डैश A डैश। ये बिंब प्रतिबिंब बन गया B डैश A डैश। तो इस प्रतिबिंब से इस ध्रुव और प्रतिबिंब के मध्य की दूरी क्या कहलाएगी? प्रतिबिंब दूरी कहलाएगी। इसमें लिख लो M1 M2 द्वारा का एक अवतल दर्पण है। इसके मुख्य अक्ष पर AB वस्तु रखी है। वस्तु के बिंदु A से निकलने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तथा मुख्य फोकस से होकर परावर्तित हो जाती है एवं बिंदु A से किरणें, ऐसा नहीं है कि इस बिंदु से ये दो ही निकलेगी, किरणें बहुत सारी निकलेगी, लेकिन हमें प्रतिबिंब निर्माण के लिए मिनिमम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। ऐसा तो यहाँ से निकल कर यहाँ आएगी, जब वो यहाँ से होकर गुजर जाएगी, ऐसे इधर से आएगी, इधर से होकर गुजर जाएगी। प्रतिबिंब बनेगा यही, लेकिन कितनी ही किरणें आ जाओ, प्रतिबिंब बनना यही है। तो हमें 2 किरणों पर ध्यान देना है, बाकी किरणों पर कोई ध्यान नहीं देना है। बिंदु B से निकलने वाली दूसरी किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है तथा उसी पथ से वापस परावर्तित हो जाती है एवं A डैश B डैश
का निर्माण होता है। जिस बिंदु पर ये दोनों परावर्तित किरणें मिलेगी वहां क्या होगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, जिसे हमने नाम दे दिया ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, जिसे हमने नाम दे दिया है, क्या नाम दे दिया, ए डैश बी डैश नाम दे दिया। अब हम एक बार त्रिभुज ये ले लेते हैं, एक बार त्रिभुज ये ले लेते हैं। अभी तक हमने जितना इस डायग्राम में किया था वो छाप दिया। अब हम इसमें करें क्या, जिससे हमारे पास दर्पण सूत्र आ जाए। त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज सी बी डैश ए डैश, त्रिभुज एबीसी ले रहे हैं तथा त्रिभुज सी बी डैश ए डैश ले रहे हैं। यहां आपको ये कोण बी और ये कोण बी डैश क्या दिखाई दे रहे हैं, समकोण दिखाई दे रहे हैं। कोण एबीसी बराबर है किसके, कोण ए डैश बी डैश सी के बराबर 90 डिग्री समकोण। दूसरा, ये जो कोण सी है ना, कोण सी ये क्या है, सम्मुख कोण है। तो कोण एसीबी बराबर है कोण ए डैश सी बी डैश की। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सम्मुख कोण है। कोण कोण समरूपता से त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज ए डैश बी डैश सी आपस में क्या है, समरूप हैं। कोण कोण समरूपता से त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप हैं। अतः इसकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा रे, बराबर होगा। यदि त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। ये ए बी बटे में क्या आएगा, ए डैश बी डैश बराबर होगा किसके, बी सी बटे में बी डैश सी के। इसे समीकरण नंबर 1 नाम दे दो रे। इसी प्रकार यहां इस एम से एक लंब डालो, एमडी, एमडी लंब डाल दिया और इन दोनों त्रिभुजों की चर्चा कर लो। एमडी लंब डाल दिया और इन दोनों त्रिभुजों की चर्चा कर लो। इसी प्रकार त्रिभुज एमडीएफ एवं ए डैश बी डैश एफ में, इसमें भी ये कोण डी और कोण बी डैश क्या है, समकोण है। कोण एफ दोनों में क्या है, समकोण है। कोण एमडीएफ बराबर होगा कोण ए डैश बी डैश एफ की। क्यों होगा बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है, समकोण है। और त्रिभुज एमएफडी बराबर होगा त्रिभुज ए डैश एफ बी डैश की। क्यों होगा, समरूप कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना। कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज भी क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। कोण कोण समरूपता से त्रिभुज एमडीएफ एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो एम डी बराबर किसके होगा रे, ए डैश बी डैश के बराबर
बी डेश। इसे समीकरण 2 नाम से दूर। ये डी क्या है? इस एम से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब है। यहां डी एम से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब है, जो ये डी बिंदु है इस पी के क्या है? समीप है। जो पी बिंदु के समीप है। ये डी है ना, वो इस पी बिंदु के समीप है, अर्थात डी एफ बराबर क्या हो जाएगा? पी एफ हो जाएगा रे। अर्थात डी एफ लगभग बराबर होगा किसके? पी एफ के बराबर हो जाएगा। और ये एम डी किसके बराबर है? ए बी के बराबर होगा। एम डी बराबर किसके है? ए बी के बराबर है। अरे इस समीकरण नंबर 2 में ये एम डी और ये जो डी है अर्थात एफ डी दिखाई दे रहे हैं ना, इनकी जगह ये चेंज कर दो। मैं यहां से ये वाला मान यहां रखूंगा, एम डी की जगह क्या रखूंगा? इसीलिए एम डी की जगह तो ए बी बटे में ए डेश बी डेश बराबर एफ डी, या डी एफ की जगह क्या रखूंगा? पी एफ बटे में क्या आएगा? बी डेश एफ। इसे समीकरण नंबर 3 नाम दे दो। अरे समीकरण 3 में एक में कुछ समानता दिखाई दे रही है ना, दोनों का एक पक्ष समान है, तो मैं दोनों को पास पास रख दूंगा। समीकरण 1 व 3 से क्या होगा? BC बटे बी डेश सी बराबर किसके होगा? PF बटे बी डेश एफ की। BC अरे ये BC मान हमें ज्ञात नहीं है, हमें ज्ञात है BP। तो मैं BC कैसे ला सकता हूं? यदि मैं BP में से PC रखा दूं ना, BP में से PC रखा दूं तो क्या बच जाएगा? BC बच जाएगा। तो मैं BC की जगह क्या लिख सकता हूं? BP माइनस PC बटे में B डेश C। हमारे पास B डेश CP नहीं पता है, हमें पता है CP। CP क्या है? वो करता त्रिज्या। तो मैं CP में से क्या घटा दूं? B डेश P घटा दूं। B डेश P क्या है? प्रतिबिंब दूरी है। तो CP या PC माइनस B डेश P बराबर होगा PF। PF का PF पे लगेगा, क्योंकि हमारे पास PF क्या है? ज्ञात है, फोकस दूरी बटे में क्या है? B डेश है, ये भी हमें अज्ञात है। हमें ज्ञात है B डेश P और PF। तो मैं B डेश P में से क्या घटा दूं? PF घटा दूं। इन दोनों समीकरणों में कोई अंतर नहीं है, बस मैंने इसका तरीका चेंज कर दिया। जो हमारे पास ज्ञात मान थे उनके पदों में रख दिया, बाकी कुछ नहीं किया। अब BP किसके बराबर है? बिंब दूरी के। PC किसके बराबर है? वक्रता त्रिज्या के। CP किसके बराबर है? वक्रता त्रिज्या के। B डेश P किसके बराबर है? B डेश P किसके बराबर है? प्रतिबिंब दूरी के। PF किसके बराबर है? फोकस दूरी के। B डेश P किसके बराबर है? प्रतिबिंब दूरी के। PF किसके बराबर है? फोकस दूरी के। तो आप लिख लो, जहां BP बराबर BP। हमने अभी इस परिपाटी में बताया था कि ये जो दर्पण है ना, इसके इस साइड की मापी गई दूरियां सभी ऋणात्मक लेते हैं, तो ये किधर है? इधर ही है। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस यू। हम जो बिंब दूरी है उसको यूं से दर्शाते हैं, मैंने -3 लगा दिया। ये तो BP की बात हो गई। PC क्या है? वक्रता त्रिज्या -r हो गया। B डेश P
ये क्या है? प्रतिबिंब दूरी है। PF फोकस दूरी है। ये हमेशा ध्यान रखना, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक लेंगे और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक लेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण में फोकस दूरी इधर मापेंगे और उत्तल दर्पण में इधर मापेंगे। ये ध्यान रखना। अब ये मान है वो इस समीकरण में रखते जाओगे। VC की जगह में माइनस यूं, ये माइनस है, PC की जगह क्या रखूंगा? -R, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, बटे में CP या PC क्या है? -R है, ये माइनस B की जगह -B रखूंगा तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। PF की जगह माइनस है, B की जगह -B माइनस PF की जगह माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इनको आपस में वज्र गुणा करोगे, वज्र गुणा करोगे तो क्या हो गया? UV प्लस का, ये UV किसका हो गया? प्लस का हो गया, माइनस का RV माइनस का UF प्लस का RF बराबर होगा RF माइनस का VF। ये RF इधर भी प्लस का है, इधर भी प्लस का है, आपस में क्या होगा? कट जाएगा। तो UV माइनस RV माइनस UF बराबर क्या होगा? VF होगा। ये R हम जानते हैं, R बराबर क्या होता है? R बराबर क्या होता है? 2F। तो इस R की जगह क्या रख दो? 2F रख दो। तो UV माइनस 2FV माइनस UF बराबर में VF या FV। ये हो गया। अब है, इनको अलग अलग कर दो रे। ये UV को तो इधर रख लो, बाकी को उधर भेज दो। माइनस का FV है, प्लस का UF है, प्लस का 2FV है। तो इसे हल करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा रे? FV प्लस UF। दोनों पक्षों में UVF का दो, UVF का भाग देने पर जैसे ही दोनों पक्षों में UVF का भाग होगी तो क्या आएगा? 1/F। यहां से UV बटे UVF बराबर होगा FV बटे में UVF प्लस UF बटे UVF। ये UV से UV कट जाएगा, 1/F बराबर होगा 1/U प्लस 1/V। यही क्या है? दर्पण सूत्र है जो हमें ज्ञात करना था। ये हो गया दर्पण सूत्र। नेक्स्ट क्लास में हम प्रतिबिंब बनाएंगे कि किस प्रकार से प्रतिबिंब बनेंगे, अवतल दर्पण में कैसे बनेंगे और उत्तल दर्पण में कैसे बनेंगे। दर्पण सूत्र, फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध, ये हमने आज की क्लास में देखा। आज के लिए इतना है। थैंक यू।